नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज बात करेंगे कि किस तरह से कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त विरोध जताया और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ संसद में। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया बीजेपी ने। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे और विशेष मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। बात होगी दिल्ली के सियासत की। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पेश हुई डीटीसी पर सीएजी की रिपोर्ट और बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचार सामने आया, क्योंकि डीटीसी में जिस तरह से कुशासन की बात सामने आई है वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान करने वाली है। इसके साथ बात होगी कॉमेडियन कुणाल कामरा की अभद्र टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह से भूचाल आ गया और किस तरह से दो खेमे साफ तौर पर बटे हुए नजर आए। तो इन सारी बातों के अलावा हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की और भी ताजा तरीन खबरें। बात होगी क्रिकेट की, बात होगी सियासत की, अर्थ जगत की भी। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में देखेंगे हेडलाइंस। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में जोरदार तकरार। डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कहा बाबा साहब की फोटो गले में डालकर घूमने वाले कर रहे हैं संविधान बदलने की बात। कांग्रेस का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिले जले नोटों के बाद राज्यसभा के सभापति की जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। सभापति ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम बढ़ाया। सीजेआई ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की शुरू। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन पेश हुई डीटीसी पर सीएजी की रिपोर्ट। डीटीसी के कामकाज में कई गंभीर खामियां उजागर। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचार आया सामने। कॉमेडियन कुणाल कामरा की अभद्र टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान। शिवसेना और बीजेपी ने बोला हमला। शिवसेना समर्थकों ने कामरा के स्टूडियो में की तोड़फोड़, केस दर्ज। कामरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। सेबी निदेशक मंडल के सदस्यों के हित के टकराव पर बनाएगा उच्च स्तरीय समिति। एफपीआई की तरफ से विस्तृत खुलासे के लिए निवेश सीमा को दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेके दिए जाने के पर आरक्षण दिए जाने से जुड़ी हुई खबर और उसको लेकर हंगामा, जिसको लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी तकरार बची रही दिन भर। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टीकरण और बाबा साहब के संविधान के अपमान का आरोप लगाया। तो कांग्रेस ने कहा कि डीके शिव कुमार के बयान को गलत समझा गया है। मुस्लिम आरक्षण पर रार। कर्नाटक से दिल्ली तक तकरार। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई, संसद तक सियासत गरमाई। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मामले में हुई तकरार को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक के बाद एक स्थगन का शिकार होती रही। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष की ओर से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में इस मामले में जोरदार हंगामा हुआ और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों से इनकार किया। इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को
माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी खुद से प्रयास इन्होंने किया। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। सदन के अंदर हंगामा हुआ ही सदन के बाहर भी इस मामले में खूब बयानों के तीर चले। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टीकरण और बाबा साहब के संविधान के अपमान का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने कहा कि डीके शिव कुमार के बयान को गलत समझा जा रहा है। अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल। डीके शिव कुमार के बयान को यहाँ पे गलत तरीके से पेश किया, तोड़मोड़ को। उन्होंने कभी नहीं कहा संविधान का संशोधन है, और उन्होंने कहा ये जो रिजर्वेशन है ये पिछड़ों के लिए है, बैकवर्ड उसके लिए। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक विधानसभा में बीते शुक्रवार को सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पारित होने के बाद शुरू हुआ है। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यहां तक कह गए कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस संविधान में बदलाव भी करेगी। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुई। कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कई अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिली बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के मामले में अहम बात की है। सभापति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में रखी है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक समिति का गठन किया है और उनकी सतर्कता भी विचारणीय है। न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उनकी आंतरिक प्रणाली प्रभावी, तेज और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने वाली होती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही शुरू की है। बात सदन के कामकाज की करें तो सोमवार को संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में सपा सांसदों द्वारा पोस्टर लहराए जाने के मुद्दे पर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही कर्नाटक डिप्टी सीएम के मुस्लिम आरक्षण से जुड़े बयान के मसले पर पहले 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। If the government is set to forego almost 1 lakh crores in direct tax revenue and 2,600 crore in indirect taxes, on top of the inevitable drop in import tariffs due to likely reductions in customs revenue, how can the government claim it will cut the fiscal deficit to 4.4% for the coming financial year? यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई, लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा।
आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी, जिसके बाद लोकसभा से बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा था वो संसद में भी गरमाया, और आज यही हमारा विशेष का मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई, मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई, और यही हमारी आज विशेष चर्चा का मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राहुल लाल, स्वागत है आपका। आनंद विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और राहुल लाल, आपके साथ अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जब बाबा साहब ने भी कह दिया कि मुस्लिमों को या बल्कि कहा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल की वो सारी बातें आपने सुनी, देखी, पढ़ी होंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं मीठी मीठी मुस्लिमों को देने वाली, ये जहर की खुराक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब ये ट्रेंड बदल क्यों गया? क्यों न माना जाए कि सीधे तौर पर तुष्टीकरण है? निखिल जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहीं से किसी भी रूप में तुष्टीकरण की स्थिति नहीं है, बल्कि सबों को जो आरक्षण के रूप में जो लोग भी छूट गए हैं उसको भी मुख्य धारा में सीधे सीधे लाने की ये तैयारी है। और जहां पे पूरे विवाद की स्थिति बन रही है कर्नाटक को लेके, अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, मैं तो उसी में आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि बीजेपी सवाल कैसे पूछ रही है। 1995 में एसडी देवगौड़ा साहब वहां पे 4% आरक्षण लेके आए हुए थे, और वो आरक्षण किसमें थी? नौकरियों में वो आरक्षण थे। उस बीच में तमाम बीजेपी की कई सरकारें आई गई, वो चलती भी रही। इन्होंने कब उसमें संशोधन किया? उसमें संशोधन लाके जब इनकी लास्ट अंतरिम सरकार जब जाने का समय था, बासवराज मुंबई जब उनके मुख्यमंत्री थे, उसमें उन्होंने लास्ट में 2023 में उसको खत्म करने का प्रयास किया, और जब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया था उस समय। तो अगर इनके खुद, और आज भी जेडीएस जो है उसके समर्थन में है, इनकी खुद एक सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू, वो तो 10% मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति कर्नाटक में पहले से बनी है। अगर निविदाओं में और ठेकेदारी में अगर 4% आरक्षण दे दिया गया तो इसमें कौन से पहाड़ टूटने वाली स्थितियां बन गई इसमें? तो ये जो बात जहां से शुरू हुई कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदल देंगे, आप तो बाबा साहब के समर्थक थे। बाबा साहब की जो बातें थी, आप कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो फिर संविधान कौन बदल रहा है? संविधान तो बदलने की बात फिर अगर ये कहा जाए तो सीधे तौर पर आप लोग पर भी आती है, गलत कहां है? निखिल जी, देखिए, कहीं से भी इसमें संविधान बदलने, देखिए यहाँ पे डीके शिव कुमार ने तो साफ कहा ना कि संविधान भी बदल देंगे। डीके शिव कुमार जी ने एक अलग संदर्भ में कहा है, और उसको बीजेपी के लोग उसको दूसरे संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों में कोई वहां पे दलित वंचित, वहां पे अगर दलित, देखिए हमारे यहाँ पे जो पूरा आरक्षण की प्रणाली है और जो आरक्षण है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार पे है। क्या मुस्लिमों में शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है? क्या वहां पे सामाजिक पिछड़ापन नहीं है? तो वो क्या वहां पे आर्थिक पिछड़ापन नहीं है? अगर इन मापदंडों पे वो भी आ रहे हैं तो उन्हें भी आरक्षण मिल रहा है। ये एक के बाद एक जातियों को उसमें जोड़ते जाना, और फिर क्योंकि जो 50% का कैप है, देखिए इतने भोले हम और आप दोनों नहीं है कि वो जो 50% का कैप है वो उसी के तहत, तो जब ये कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी और एससी से आप आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को दे रहे हैं तो गलत कहां है? सवाल तो दरअसल यही बनता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका निखिल जी। मैं इस सवाल का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि इस मुद्दे पे भी मुझे आना था। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 28 जाति जो मुस्लिमों की है उनको आरक्षण मिल रहा है। गुजरात में आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी के अलग अलग जो शासन प्रदेश हैं वहां पे जो है कि ओबीसी कैटेगरी में अलग अलग मुस्लिम जातियों के लोग ले रहे हैं आरक्षण। पहले से ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अब आप देखिए इस पे बरगलाने की कोशिश मत करिए। कोशिश नहीं कर रहा। अगर 28 ले रहे हैं तो बढ़ाकर 88 क्यों करेंगे? आप देखिए जो अगर 28 की कैटेगरी में कुछ जातियां छूट गई हैं निखिल जी, और अगर वो बढ़ते हुए 88 भी हो जा रही हैं, वो 28 के साथ आप न्याय करें, और बाकी अगर उसी कैटेगरी में दूसरी जातियां भी आने की योग्यता रखती हैं, तो आप उसमें ओबीसी में दूसरों को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिमों को आप आरक्षण के विदिन आरक्षण दे रहे हैं। ये बहस बहुत लंबी हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि इसमें धनंजय गिरी, आपको लगता है कि ये सीधा सीधा जैसे इन्होंने बताया कि जी वो तो पहले से मिल रहा था और हमने तो ठेकेदारी में भी दे दिया है 2 करोड़ तक के ठेके,
देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस को ना तो मुल्क की चिंता है ना मुसलमान की चिंता है। कांग्रेस और इंडी अलायंस में चैंपियनशिप की होड़ लगी हुई है कि मान न मान तू है मेरा मुसलमान। ये 23% आबादी को 32% हिंदुस्तान दिया कांग्रेस ने। उस समय लियाकत के साथ पैक्ट में पंडित नेहरू ने कहा कि 10% आरक्षण देंगे, जिसका एनपी गाडगिल ने अपनी किताब में विरोध किया, जो समय के मंत्री थे। राजीव गांधी ने जो सबसे बड़ा स्पीच लोकसभा में दिया वो आरक्षण के खिलाफ, मंडल आयोग के खिलाफ दिया। उसमें उन्होंने 3 बार कोट किया कि इसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे। इसमें मुझे राहुल गांधी ने अभी हाल में कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तो मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये है कांग्रेस की पहचान। और देव आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो आग कांग्रेस ने लगाई थी आजादी के पहले, उसने देश का बंटवारा किया। आज जो कांग्रेस आग लगा रही है, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन एएमयू में खत्म, जामिया मिलिया में खत्म। इसके अलावा कश्मीर में 70 साल तक नहीं मिला। बाबा साहब की दिए गए संविधान की ताकत से आरक्षण मिला ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, धारा 370 से हटाए, तब जाके जम्मू कश्मीर में दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का आरक्षण मिलना शुरू हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाने वाली कांग्रेस ने क्या क्या कुत्सित कर्म नहीं किए हैं। और इसी कुत्सित कर्म में अगली कड़ी कर्नाटक है, जहां से ये कांग्रेस ये दिखावे का नाटक कर। कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में। मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखना है। इस मुल्क की माटी से इस देश के मुसलमान न जुड़े। नरेंद्र मोदी ने जो गोल्डन वर्ड दिया है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहां इंडी अलायंस में चैंपियनशिप चल रही है। एक्चुअली कांग्रेस के साथ क्या हुआ, क्षेत्रीय छत्रपों ने मुसलमान वोटों को अपने कब्जे में कर लिया। लालू ने बिहार में एमओआई समीकरण बना लिया, सपा ने अखिलेश आंखें दिखाने लगी। जो अलग अलग स्टेट में नए नए क्षेत्र पैदा हुए, उन लोगों ने मुस्लिम वोट पर दावेदारी कर दी। अब कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि हमारी जमीन खत्म हो चुकी है। उसी को तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस का शुरू से हथियार रही है, उसी को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। और इस देश में क्या कर रही है कांग्रेस, किस तरह का नाटक कर रही है। कर्नाटक के नाटक से आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं। और पहले भी राजीव गांधी के समय में जब बहन साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, कई जजों की खंडपीठ ने सरिया के सामने संविधान को शर्मसार किया। धनंजय जी, आप बगल के आंध्र प्रदेश तो चले जाइए। आंध्र प्रदेश तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतना लंबा सा नहीं। आपने आपको बहुत ध्यान से सुना। नहीं, बदतमीजी की बात नहीं है धनंजय जी। धनंजय जी, आपने बड़ा नहीं, बेतुका नहीं। आंध्र प्रदेश में 10% मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, बेतुका मैंने नहीं बोला है। मैं कह रहा हूँ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को आप अपने गठबंधन से बाहर निकाल रहे हैं। निकालिए उनको, चंद्रबाबू नायडू जी को। मैंने तो एक लाइन का सवाल मैंने पूछा है। राहुल जी, काम निखिल जी का पूछने का, अगर निखिल जी की जगह आप एंकर भी बन जाइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी बन जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको देश जितना सुन रहा है वो इतना बेपर्दा हो रहे हैं। कपड़े बदलने के चक्कर में आप अनावृत हो चुके हैं। इस देश की आम आवाम समझ चुकी है। आज राहुल गांधी ने जब कह दिया, आप प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कहा था मनमोहन सिंह ने, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। गलत बयान है, ये भी आपका गलत टिप्पणी। आप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी कर रहे हैं। उनका बयान इतना ही नहीं था, उसमें देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों ने, सुन लीजिए उसमें उसके अतिरिक्त उसमें महिलाएं थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे। वो पूरा बयान था, वो पूरा बयान था। लेकिन आप फिर विषय से बदला रहे हैं। खाली मेरा एक सवाल ही था। सुनिए, एक मिनट, गलत बयानी तो कम से कम मत करिए। ये बयान नहीं था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था। फिलहाल आज हम मनमोहन सिंह के बयान पर नहीं जा रहे, लेकिन हम ये जानना समझना चाह रहे हैं कि आखिर जो ये सारी स्थिति है, अगर आरक्षण को लेकर के, मैं आऊंगा अनंत विजय जी के पास। अनंत विजय जी, सही स्थिति क्या है? क्योंकि ये जो सारा मुद्दा है, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पहले से दिया जा रहा था, तो पहले से दिया जा रहा था, फिर बार बार उसमें जातियां जोड़ने की जरूरत क्या है? और अगर जातियां जोड़ने की जरूरत है, राजीव गांधी तक तो आप आरक्षण का विरोध करते रहे। अब ऐसा क्या नया हो गया कि आपको लगने लगा कि नहीं जी, मुस्लिमों को तो ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलना चाहिए? निखिल जी, देखिए 2010 में भारत सरकार ने, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब मुसलमानों की कुछ जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल करते हुए उनको आरक्षण का लाभ देना शुरू किया था। संविधान की धारा के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत, जहां ये कहा गया कि समाज के पिछड़े और बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसकी आड़ में ये आरक्षण दिया गया। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इन दिनों इंडी अलायंस के अंदर जो एक सत्ता संघर्ष चल रहा है, मुसलमान वोटरों पर कब्जे की जो राजनीति इंटरनल चल रही है, उसमें एक दूसरे के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों का बड़ा रहनुमा दिखने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग और आज जो उनके समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक आदि हैं, वो लगातार निरंतर ये कह रहे हैं
कि ये ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है, आंध्र प्रदेश में दे दो। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं और उसके तुरंत बाद अगली पंक्ति में डीके शिव कुमार कहते हैं कि अगर इसके लिए हमें संविधान में संशोधन या बदलाव करने की आवश्यकता हो तो हम उस हद तक भी जा सकते हैं, तब ये खतरनाक संकेत देता है। क्यों? क्योंकि याद करिए 1946 में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भी इसी तरह के तर्क दिए गए थे। सवाल आरक्षण का नहीं है। दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक कि जो भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी, एससी, एसटी की जो आरक्षण है उसी में से निकाल के उनको दिया जाएगा। तो पहले यह तय करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि क्या वो ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को कम करने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात कि जो धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत जो कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दल करते हैं वो बड़ी गंभीर स्थिति। आप 16/4 और 15/4 को मिला के उसके घालमेल से जिस प्रकार से आपने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, आज ये अकारण नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, जामिया में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना। अगर आपको अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के तौर पर मान्यता है तो वहां ओबीसी को आरक्षण दे दो ना। वो भी तो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको भी तो सहारे की आवश्यकता है। लेकिन आप ये चाहते हो कि आपको मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण मिल जाए और जहां आपका बोलबाला और आपका दबदबा है वहां ओबीसी और दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाए। तो ये निखिल जी जो ये प्रवृत्ति है ये खतरनाक है लोकतंत्र। निश्चित तौर पर इस पर जवाब चाहिए राहुल लाल। और सबसे खास बात यह है कि ये जो प्रश्न है ये अनुत्तरित नहीं रह सकता कि जब कैप 50% की है, आप कुछ भी बात कहते रहें, लेकिन जब आप उस कैप में ही ओबीसी और एससी में से ही आप देंगे तो आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। तो क्या आप रहनुमा तो आप बन रहे हैं कि ओबीसी और एससी के बन रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि आप जेब उन्हीं की कतर रहे हैं। नहीं, देखिए कहीं से भी जेब कतरने की कोई स्थिति नहीं है। मैं इस सवाल पे तो आऊँगा, लेकिन अनंत विजय जी ने एक गंभीर मामला उन्होंने उठाया, तो उसको मैं थोड़ा उसी उधार पे ले जाऊँगा मैं कि जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थान है वहाँ पे ओबीसी आरक्षण की क्या स्थितियाँ हैं। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उनको अधिकार प्रदान करता है, उसमें जब अल्पसंख्यक संस्था का कोई दर्जा प्राप्त हो जाएगा फिर उसमें दूसरों को आरक्षण की स्थिति कैसे मिलेगी? क्योंकि समय तो नहीं, सुन तो लीजिए। अब आप देखिए अब इसमें बदतमीजी की बात ही नहीं है, सुन तो लीजिए। आप अगर अल्पसंख्यक संस्था का अल्पसंख्यक संस्थान का जब दर्जा देंगे तो आर्टिकल 29 और 30 पढ़ के देख तो लीजिए। आर्टिकल 29-30 पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन सवाल था, अरे अभी मेन सवाल का मैं जवाब ही नहीं दिया। शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं राहुल लाल, जो बात धनंजय गिरी दरअसल उठा रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा तो जरूर था, लेकिन जैसा अभी अनंत विजय जी ने कहा कि आप एक जगह तो आप मुस्लिमों के नाम पर आरक्षण लेंगे और दूसरी जगह पर जहां पर आपका बोलबाला है वहां आप कहते हैं नहीं एससी, एसटी, ओबीसी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अब आप देखिए कैसे मिलता था, ऑब्वियसली वो आपने उसको चेंज कर दिया। मैं यही कह रहा हूं, संविधान के मूल भावना को अगर आप पढ़ेंगे तो वो चेंज पहले ही हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था वो चेंज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आप अगर संविधान का अनुच्छेद 29 पढ़ेंगे और 29-30 को पढ़ेंगे तब आप समझ में आ जाएगा। आप 29-30 आप पढ़ेंगे नहीं, आप संविधान पढ़ेंगे नहीं। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को पढ़कर देख लें। 29-30 संख्यक दर्जाने और एक चीज अनंत जी, आपने जो सवाल पूछा अनंत विजय जी बिल्कुल नहीं है खिलाफ, वही ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आवाज कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है, दूसरा कोई नहीं उठा रहा आवाज इस देश में। जो एक सवाल निखिल जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। धनंजय जी एक लाइन और बोल देने दीजिए, खंडन कर लीजिएगा। नहीं, आप खंडन कर लीजिएगा। इस देश के कांग्रेस का मूल तत्व क्या है सुन लीजिए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, दोनों शांत होइए, दोनों लोग शांत। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ है। ठीक है, और इसीलिए आपके कहने से लोग मान लेंगे, आपके कहने से लोग मान लेंगे। आप इधर देखें, आपको असहमति सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो आपको बहुत ध्यान से सुना, आपको मैंने बहुत ध्यान से सुना धनंजय जी, लेकिन आप असहमतियों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।
असहमति की बात नहीं, सुनिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए, चलिए ना तो टीवी चैनल में आप असहमति सुनने के लिए तैयार है। अरे बाबा साहब क्या लिख रहे हैं? लिख रहा है वही बात तो कि मैंने 200 स्पीचेस सुनी है, 200 में एक वेबिनार में आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ओबीसी की चिंता नहीं की, मैं कोट कर देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, चलिए 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 हेलो आप भाई, मैं देखिए दोनों का ऑडियो आउट करा दूंगा अगर अब आप शांत नहीं हुए। नहीं मैं ये जो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं राहुल लाल, आप बार बार कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी की चिंता इस देश में केवल कांग्रेस ने की है, किस तरह से उनका आरक्षण छीनकर। तो इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप ये कह रहे हैं, आपने नहीं, एक लाइन तो ठीक है, लेकिन आपने अभी कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपने कहा ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, तो कि 2003-2005 जो था, हाँ, बहुत पहले छीन के और सीधे तौर पर आपने यही कहा। और दूसरी बात क्या कही आपने? और ये राहुल लाल कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी ठीक है और मुसलमानों को दे दो। राहुल गांधी सदन में कर रहा है, राहुल लाल आपके यहाँ बोल रहे हैं ये कांग्रेस का कल्चर, ये कांग्रेस का कुत्सित ये कुत्सित कर। चलिए जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे, चलिए ठीक है आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। अनंत विजय जी, ये जो सारी स्थिति है, आपको लगता है कि ये दरअसल जो आपने बात उठाई, मैं वापस उसी पर आता हूं कि ये जो सारा बंदरबाट है, ये क्षेत्रीय दलों से और कांग्रेस के बीच का जो आपस का मुस्लिम वोटों का के बीच में जो बंटवारा और जो खींचतान है, ये दरअसल वो है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल निखिल जी, मैं तो इस पर आप देख लीजिए, सब जगह वही स्थिति है। बिहार चुनाव नजदीक है, बिहार में जिस प्रकार से मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए वहां इफ्तार पार्टी की राजनीति हो रही है, उसको देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से वक्फ को लेकर जमीयत के लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको देखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से उनको अलग अलग दलों के, जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी समर्थन कर रही है, अखिलेश यादव यहाँ समर्थन कर रहे हैं। अब कांग्रेस को यह लगता है कि अगर ये क्षेत्रीय छत्रप जो तथाकथित इंडिया अलायंस के उनके साथी हैं, अगर ये अलग अलग राज्यों में वोट ले लेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? ठीक है, इसीलिए सारा जो सारी गुणा गणित है, दरअसल वो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जी मैं 30 सेकंड आपका लेना चाहता हूं। जी जल्दी से जी। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राहुल लाल जी अभी कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 की बात कर रहे थे, 29 में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया गया है। 29 में सिर्फ ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। चैनल पर कृपया देश को बरगलाने का कार्य न करें, ना 29 में है ना 30 में है। नहीं, शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। प्रबंधन की बात अलग है। देखिए अब फिर एडमिशन में नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप के माध्यम से 50, ठीक है, आप दोनों लोग ऑडियो आउट करें जब तक आप गणना पे चले गए। ठीक है, अब आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आपके पास इस मुद्दे पर जवाब दरअसल है नहीं राहुल लाल जी, सीधे तौर पर। और जो लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि आप बार बार अपनी बात को ऊपर करने की कोशिश चाहे जो भी करें, लेकिन फैक्ट जो है उसको आप नहीं झुठला सकते। फिलहाल राहुल लाल जी आपका, और धनंजय जी, अनंत विजय जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे डीटीसी पर कैग रिपोर्ट की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट आप आफत में। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।
जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की। दिल्ली विधानसभा के 5 दिन के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो DTC पर कैग रिपोर्ट ने फिर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। दरअसल इसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार का पुलिंदा बताया है। कहा है कि ये एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में जिस तरह से घिरी हुई वो साफ नजर में आया। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ियां, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की भारी कमी और इससे जुड़े पर्यावरण के प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में DTC का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। तो इस स्थिति के आप सोच सकते हैं कि दरअसल किस तरह से इसको चलाया गया होगा। देखिए ये रिपोर्ट। इसी पर कैग रिपोर्ट, आप पर एक और चोट। दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र सोमवार को खीर समारोह के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का प्रभार CM रेखा गुप्ता के पास ही है। व्यवसायी, ऑटो चालक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर समेत विविध पृष्ठभूमियों के लोगों को खीर पर आमंत्रित किया गया। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बजट दिल्ली के लिए प्रगति का संदेश है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा। 11 साल से जो दिल्ली का हाल बेहाल हुआ था उसको ठीक करने के लिए एक प्रयास होगा। तो निश्चित रूप से ये बजट दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। इस बीच बजट सत्र के पहले दिन DTC के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि DTC लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रही है। राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में DTC का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थीं। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। DTC की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली विधानसभा में PAC में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तत्कालीन विधानसभा की PAC या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान
कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम न लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे योगी सरकार के 8 साल। आगे देखिए, योगी सरकार के 8 साल, ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और न्यूज नाइट में हमने अब तक आपको दिखाया मुस्लिम आरक्षण पर घमासान, साथ ही साथ बात की आपको कि किस तरह से संसद में आज का कामकाज रहा, और उसके साथ ही साथ आपको बताया कि दिल्ली में बजट सत्र का पहला दिन आखिर किस तरह से रहा। तो इन खबरों के साथ साथ हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको अब तक दिखाया मुस्लिम आरक्षण पर घमासान, और उसके साथ ही साथ अन्य खबरें भी हमने आपको दिखाई, संसद में आज का कामकाज और दिल्ली में बजट सत्र का पहला दिन किस तरह से रहा। और उसके बाद अब बात करेंगे हम आपको और बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 साल पूरे किए तो सीएम योगी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 वर्षों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के विकास का ब्रेक थ्रू हर सेक्टर में दिखाई पड़ रहा है। यूपी सरकार के पूरे हुए 8 साल, योगी ने गिनाई उपलब्धियां बेमिसाल। परसेप्शन पूरी तरह से बदलने का दावा, लेकिन विपक्ष को नहीं भाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका पेश किया। इस दौरान 8 वर्षों में यूपी सरकार के कामकाज पर एक झलक रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और पुस्तक का विमोचन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा
कि उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 सालों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है, उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश के विकास में बैरियर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित होती थी, न व्यापारी। आज कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। रोजगार के मोर्चे पर सरकार की सफलता को बयां करते हुए सीएम योगी ने कहा, 2016-17 से पहले यूपी में बेरोजगारी दर 13% थी, जो आज घटकर 3% रह गई है। प्रदेश में व्यापार में हुई तरक्की पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं की वजह से विकास व पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन आज व्यापक बदलाव हुए हैं। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। अगर सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इस प्रदेश की जनता के साथ छल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि आगामी 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय विकास उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें अन्नदाता किसानों, युवाओं, मातृशक्ति, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगली खबर बताने से पहले, सुनाने से पहले, दिखाने से पहले मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है और वो सुनाने की इच्छा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं उसका असर होता है, और जब आप जो कुछ कहते हैं ये आप देखिए कि उसका कहीं कोई ऐसा असर तो नहीं हो रहा है कि आखिर उससे बवाल मच जाए। जी हाँ, बिल्कुल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कथित तौर पर एक अपमानजनक टिप्पणी की। इस 2 मिनट के वीडियो ने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। कामरा का समर्थन करने वाले लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को अपमानित करने और गाली देने का हक नहीं दे देती थी। कामरा का बयान मचा सियासी घमासान, कॉमेडी से वार, बिफरी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासी फिजाओं में आग लग गई। इस टिप्पणी के बाद पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साफ बंटा नजर आ रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कामरा ने जिस तरह एकनाथ शिंदे का अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए
कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। अभद्र पैरोडी के विरोध में शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने कामरा के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच कामरा के खिलाफ MIDC थाने में केस भी दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने शिव सैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ को गलत बताते हुए कहा कि अगर कामरा से कोई शिकायत है तो कानून सम्मत ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो शिवसेना ने कहा कि कामरा के शो के लिए फंडिंग मातोश्री से आती है। कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, खुद ही सरकार इस तरह की बदमाशी पे आते हैं, किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत की अभिव्यक्ति पर तोड़फोड़ का समर्थन करने वाले नेता आज इसे गलत कैसे साबित करेंगे। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे टीबी के खिलाफ जंग। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान अब पूरे देश में चलेगा। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि इस अभियान की सफलता से प्राप्त प्रभावी रणनीति को देखते हुए अब यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा।
अभियान के तहत प्रभावी ढंग से रोगी की खोज, तकनीकी उपयोग और समय पर उपचार की शुरुआत के साथ साथ जन भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी और इसी के तहत यह पूरा अभियान अब पूरे देश में चलेगा। टीबी उन्मूलन में अच्छा काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया और विशेष बात यह है कि टीबी उन्मूलन के भारत के मॉडल को दुनिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर राजधानी नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी राज्यों के प्रतिनिधि, टीबी चैंपियन और अलग अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सोमवार को ही 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान की समाप्ति भी हुई। अभियान 7 दिसंबर से 17 मार्च तक चला। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में अच्छा काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की थीम भारत का टीबी समाप्त करने की दिशा में जन आंदोलन थी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, हमारी टीबी उन्मूलन की रणनीति समाज के सभी वर्गों और सरकार के सभी विभागों की भागीदारी पर आधारित है। अभियान की सफलता से प्राप्त प्रभावी रणनीति के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अभियान के राष्ट्रव्यापी विस्तार की घोषणा की, जिसमें प्रभावी रोगी खोज, तकनीकी उपयोग और समय पर उपचार की शुरुआत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द गवर्नमेंट इस अप्रोच को लेकर के हम चले हैं। हमारा राजनीतिक कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट ये इस बात से दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हम चुप नहीं बैठेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेशन करने में कोई भी, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान में 13.46 लाख निक्षय शिविर लगे और 12.97 करोड़ उच्च जोखिम वाली जनसंख्या का स्क्रीनिंग किया गया। इस दौरान 7 लाख टीबी मरीज की पहचान हुई। 2.85 लाख बिना लक्षण वाले टीबी मरीज की पहचान हुई। अभियान के दौरान 1.05 लाख निक्षय मित्र बनाए गए और 3.06 लाख पोषण आहार का पैकेट बांटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स विद एआई सपोर्ट, ये इसने भी बहुत बड़ा काम किया है और खास करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इसको तो हम लोगों ने लागू किया ही। उसी तरीके से हम लोगों ने रेजिमेन को भी शॉर्टन किया है। 20 मंथ्स ट्रीटमेंट हैज नाउ बीपाल-एम के माध्यम से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 मंथ्स। प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प को साकार करने के लिए बीते कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा ये है कि देश में टीबी संक्रमण दर में 17% और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। जन भागीदारी, नई तकनीक और जागरूकता का नतीजा है कि टीबी उपचार का कवरेज अब 90% तक बढ़ गया है। टीबी से ठीक होकर लोग अब टीबी चैंपियन बन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखिए खबर जल्दी जल्दी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए इक्विटी एयूएम में डिस्क्लोजर लिमिट को मौजूदा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सेबी के नवनियुक्त चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। सेबी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला लिया है। यह समिति हितों के टकराव, संपत्ति का ब्यौरा, निवेश और देनदारियों की समीक्षा करेगी। सेबी जल्द ही इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगा। The board has decided to constitute a high-level committee to undertake a comprehensive review of the provisions relating to conflict of interest, disclosures pertaining to property, investments, liabilities, etc. and related matters. तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश और दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत किया है। पिछले 2.5 दशक में यहाँ कभी भी कार्यवाही के दौरान मार्शलों का प्रयोग नहीं किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के मामले में नागपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने एक और अन्य आरोपी यूसुफ शेख के घर पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले निगम ने हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के 2 मंजिला मकान के अनाधिकृत निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया था। देश में प्याज के निर्यात पर अब कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने के लिए यह फैसला किया गया है। असम में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान 8,000 याबा टैबलेट जब्त किए, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने सिलसिले में 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। जब्त किए गए टैबलेट को पड़ोसी राज्य से तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाना था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैथ्यू निदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव विराज सिंह ने गुरुग्राम में लैंड गवर्नेंस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में 22 देशों के 44 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विशेषज्ञों द्वारा ड्रोन लैंड मैपिंग का डेमो दिया जाएगा। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमेश कुमार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं।